तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। दिल्ली से सुबह मेरठ गया था। करीब 12-13 साल पहले एक स्टोरी गई थी वारदात में, जो उसको लेके एक विटनेस के तौर पर कोर्ट में बुलाया गया था। और लोअर कोर्ट 11:30 बजे मैं पहुंच गया था। 11:30 से लेकर करीब 4:15 बजे तक कोर्ट में रहा था। बारी का इंतज़ार कर रहा था बयान दर्ज कराने के लिए, अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। फिर वहाँ पे मंज़र देखा, ये कोर्ट जो था वो एंटी करप्शन का था। तो एक वकील साहब अपने मुवक्किल, मुलजिम, तमाम लोगों को या विटनेस, एक 1.5 घंटे तक उनकी गवाही कलमबंद हो रही थी। और कैसे कैसे कानूनी कार्रवाई होती है। एक वकील साहब अपने मुवक्किल के साथ खड़े हुए हैं, अब बोलते जा रहे हैं। सामने जो जज साहब के बराबर में बैठते हैं वो नोट कर रहे हैं। अब उसमें दिनांक कितने तारीख को फलाने दिन राम कुमार वल्द कुमार इस तरीके से पूरा पता, ये वो। तो और वो बेचारा कलम से लिखता जा रहा है। और लगातार मैंने पूछा भी कि आप दिन भर में कितना लिख लेते हैं। तो उसका काम ही है सुबह से बस सामने वाला बोलता रहे और वो उसको कलम बंद करता रहे और लिखता रहे। तो 5-6 स्टेटमेंट में ही सुबह से शाम निकल गई। ये कोर्ट का मंजर था। फिर ये भी देखा कि कोर्ट में बहुत सारे लोग जिनको अपना दस्तखत कराना था, स्टेटमेंट दिलवाना था। तो कोर्ट के 1-2 स्टाफ, उनकी खामोशी से जेब में पैसे भी रखे जा रहे थे। और एंटी करप्शन कोर्ट था और कोर्ट के अंदर ही पैसे भी रखे जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। खैर उसके बाद दिल्ली लौट आया तो आज लेट भी हो गया। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन उस कहानी से पहले अपडेट आपको ड्रग्स मामले में क्रूज़ पार्टी के सभी की एक उम्मीद थी कि शायद आज बेल मिल जाए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बाकी 7 लोगों को। कल शाम से ही आपको अपडेट पता है कि कल जो एनडीपीएस कोर्ट है उसने जुडिशल कस्टडी में भेज दिया था, लेकिन फिर रात हो गई। और ये भी हुआ कि अब जेल के अंदर जेल मैनुअल के हिसाब से अगर आपके पास कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है तो जेल वाले कैदियों को लेते नहीं हैं। तो वो भी नहीं हुआ था और 7 बजे के आसपास तो फैसला ही आया। तो फिर ये हुआ कि जो एनसीबी की ऑफिस है जहाँ पे 4 दिन से ये लोग थे वहीं पे रखा जाए। रात बीती, सुबह कल उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव कर दिया था। आज 11 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर 12:30 हो गई। 12:30 बजे शुरू हुई, फिर लंच के बाद मामला खिंच गया। फिर देर शाम, असल में आज जो बहस हुई, जो ज़मानत खारिज हुई है, टेक्निकली वो ये है कि जिस कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, जो लगातार रिमांड दे रहा था जो कोर्ट, उस कोर्ट में अब रेगुलर बेल की सुनवाई होनी थी कि नहीं होनी थी। तो इनको कायदे से अब सेशन कोर्ट जाना था। तो आज यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया कि हम तो नहीं देंगे, आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब सेशन कोर्ट मूव करेंगे ये लोग। कल सैटरडे है। अब अगर कल मूव करते हैं तो कल क्या सुनवाई होगी, क्योंकि सैटरडे आमतौर पर कोर्ट की छुट्टी भी होती है और अर्जेंट मैटर की सुनवाई होती है। अब ये अर्जेंट मैटर इतना है कि नहीं है, ये कोर्ट खुद इसका संज्ञान लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कल नहीं हुई तो परसों तो संडे छुट्टी है, फिर 11 तारीख को मंडे है। तो मंडे को सुनवाई होगी। और दूसरी तरफ मंडे 11 को महाराष्ट्र में बंद भी है। जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो कुछ हुआ, किसानों की जो जाने गई, जिन्हें जिस तरीके से उन्हें रौंद कर मारा गया, उसके विरोध में। तो अगर कल नहीं सुनवाई होती है तो संडे छुट्टी, मंडे को महाराष्ट्र बंद। तो लगता है कि अब महाराष्ट्र बंद के दौरान अगर सुनवाई होती है तो वो अलग बात है। ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट उस दिन खुलता है कि नहीं। लेकिन अभी जेल में ही अब आर्थर रोड जेल ले जाया गया आर्यन खान को और साथ में 8 लोगों को। इस आर्थर रोड जेल में बड़े सारे सितारे रहे। एक ज़माने में संजय दत्त भी थे, बाकी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि किला कोर्ट का जुरिसडिक्शन वहीं आता है। तो फिलहाल आर्यन खान पहली बार आज जेल पहुंच गए और अब आज की रात तो कम से कम तय है कि जेल में ही कटेगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। यहाँ पे भी एक बेल का मैटर था, ज़मानत के लिए, एक मर्डर केस में। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में बेल का मैटर तब आता है जब लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट दोनों रिजेक्ट कर दे, फिर आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पे भी रिजेक्ट कर दे तो फिर अब आपको कुछ महीने और जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक तय मियाद है, उसके बाद ही आप दोबारा अपील करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल रिजेक्ट क्यों किया, आज की कहानी इसी से शुरू करते हैं। बात जून 2018 की है। राजस्थान में एक जगह है बुहाना, झुंझुनू के करीब है, और वहीं पे एक इलाका है सागवा। सागवा में सचिन नाम का एक नौजवान रहता है जो आर्मी में है, फौजी है। और सचिन की शादी अल्पना नाम की एक लड़की से होती है। पति पत्नी दोनों खुश। शादी के बाद
वापस सचिन को ड्यूटी पे जाना होता है, वो ड्यूटी पे लौट जाता है, उसकी पोस्टिंग असम में है, तो असम में पोस्ट रहता है। और फौजियों की जो ज़िंदगी होती है आमतौर पे साल में 1 महीना 15-20 दिन बस ऐसी ही छुट्टी मिलती है, इमरजेंसी छोड़ दे तो, और बीमारियों को, तो लगभग आप 11 महीने तक घर से दूर रहते हैं, अलग अलग हालात में अलग अलग जगहों पे आपको नौकरी करनी पड़ती है। तो सचिन भी इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था एक फ़ौजी के तौर पर। इधर पीछे में सचिन के, अब सचिन की पत्नी अल्पना घर में थी और अल्पना के साथ उसके सास और ससुर थे। ससुर भी काम के सिलसिले में अक्सर ज़्यादातर बाहर रहते हैं इस झुंझुनू से। तो अल्पना और सास ये दोनों आमतौर पे ज़्यादा घर में रहा करती थी। शादी के कुछ समय के बाद, चूँकि अब सचिन वापस चला गया ड्यूटी पे, अल्पना की मुलाकात मनीष मीणा नाम के एक नौजवान से होती है और इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। अब शादी को अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन अल्पना की ज़िंदगी में एक नया शख्स आ चुका था। प्यार के बाद अब दोनों फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है, ये बातचीत घंटों चलती है। फिर धीरे धीरे फ़ोन के बातचीत के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू होती है, अब दोनों वीडियो पे बातचीत करते हैं। इस दौरान में जो अल्पना की सास थी वो अपनी बहू की इन चीज़ों पे उसकी नज़र पड़ती है, उसे लगता है कि उसकी बहू किसी पराये शख्स से बात कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है। कई बार उसने वीडियो कॉल में देखा भी, तो उसने इसका विरोध किया, पहले समझाया बहू को कि ये ठीक नहीं है, बट अल्पना मानी नहीं और बातचीत चलती रही। इसी दौरान में 1-2 बार मीना से मुलाकात भी हुई घर के आसपास। सास ने देख लिया, सास को गुस्सा आया। अब उन्होंने अल्पना को कहा, समझाया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे पति को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अल्पना मानी नहीं। फिर वो सिलसिला 1-2 दिन रुका, फिर आगे चलता रहा। इसके बाद फिर वही फ़ोन पे बातचीत, वीडियो कॉलिंग। इस दौरान में इन सारी चीज़ों में कई बार घर का काम भी डिस्टर्ब होता। सास को ज़रूरत होती है घर में खाना, बाकी चीज़ें, बहू फ़ोन पे ही लगी हुई है। तो इन चीज़ों ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक ये बात सचिन को मालूम नहीं थी, क्योंकि वो असम में पोस्टेड था, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और इसी दौरान एक रोज़ फिर वीडियो कॉल करते हुए सास ने देख लिया। उस दिन सास बहू में झगड़ा हुआ और सास ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बट तुम मान नहीं रही हो, इसलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये सारी बात सचिन को बता दूंगी कि तुम्हारा एक मनीष नाम के शख्स के साथ रिश्ता है, तुम उससे घंटों बात करती हो, वीडियो कॉल करती हो, मोबाइल पे कॉल करती हो, मिलती जुलती हो, और ये सारी बात सचिन को बता दूंगी। इत्तेफाक से सचिन को कुछ वक्त के बाद घर आना था। अब अल्पना डर गई। उसे लगा कि अगर उसका पति आ गया और सास ने सब कुछ बता दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने ये बात अपने प्रेमी मीणा को बताई। उसने कहा ऐसी ऐसी बात है, सास को पता चल गया और वो मेरे पति को सब कुछ बता देगी तो कुछ भी हो सकता है। अब दोनों घबरा गए। उन्होंने कहा क्या करें। अल्पना ने कहा कि क्यों ना सास को रास्ते से हटा दें, क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं, ससुर ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो अगर सास मर जाए तो फिर कोई देखने वाला है नहीं, पति तो ड्यूटी पर रहेगा, और फिर हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा। दोनों इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। अब प्लानिंग ये होती है कि सास को मारे कैसे। तमाम तरीके सोचते हैं। चूँकि फ़ौजी की बीवी थी, उसे मालूम था बहुत सारी चीज़ें। वो कहती है कि इस तरीके से सास को मारना है, रास्ते से हटाना है कि किसी को शक भी ना हो और ये भी लगे कि एक नेचुरल डेथ है, प्राकृतिक मौत है, कत्ल नहीं है। काफ़ी तरह की चीज़ें सोची उन्होंने, चूँकि फिल्में सीरियल भी देखती रहती थी, तो तमाम आइडियाज़ कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन हर बार उसे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं और इसमें पकड़े जाने का खतरा है। तो अब क्या करें। फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि अगर इसको नेचुरल मौत दिखानी है तो क्यों ना ऐसा करें कि सास की मौत को हम दिखाएं कि सांप के डसने से और सांप के जहर से मौत हुई है। कोई शक भी नहीं करेगा और ये एक हादसा लगेगा। अच्छा, उस इलाके में सांप वाप पाए भी जाते हैं। दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए कि हाँ ये ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। इसके बाद अब जो मनीष था उसने एक जहरीले सांप को ढूंढने का काम शुरू किया। इसी दौरान में एक सपेरा उसके संपर्क में आया। उसने सपेरे से बात की। उसने कहा कि हमें एक जहरीला सांप चाहिए जिसका डसा इंसान बच ना सके। उसने कहा ठीक है। दोनों में डील हो गई। उसके बाद तय हुआ कि एक मौका देखकर ये काम किया जाए, और ये मौका तब होगा जब अल्पना का जो ससुर है वो घर पे ना हो, क्योंकि अक्सर वो बाहर रहता था। इत्तेफाक से 2 जून 2018 की रात उन्हें यह मौका मिल गया। 2 जून की सुबह
अल्पना का ससुर घर छोड़कर अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया और अगले वो 1-2 दिन तक लौटना नहीं था। अब घर पे सिर्फ सास और बहू थी। अल्पना ने मनीष से बात की। सपेरे ने सांप एक बैग में मनीष को सौंप दिया। मनीष वो सांप लेकर चुपचाप से शाम को जब अंधेरा होता है घर पहुंचता है। अल्पना को वो बैग देता है, बोलता है कि खोलना मत। वो बैग ले जाकर घर के एक कोने में रख देती है। बैग बंद था, उसके अंदर सांप। इसके बाद जैसी ही रात होती है मनीष उसको एक बेहोशी की दवा भी देता है। वो अपनी सास को केले के जूस में उस दवा को डालकर पिला देती ताकि वो बेहोश हो जाए। सास जूस पीने के बाद बेहोश हो जाती है। जैसी वो बेहोश होती है अल्पना अपने प्रेमी को घर में बुलाती है। वो आता है, देखता बेहोश है। अब लेकिन एक ये था कि सांप ले तो आए आप, लेकिन सांप को आप ये ब्रीफ तो नहीं कर सकते कि आपको किसको काटना है, कब काटना है, कहाँ काटना है। सांप सांप है, अपने हिसाब से काम करेगा। तो नहीं, ये डर था कि अपने बेहोश भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब उस सांप को उसके कमरे में भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर सांप बिना काटे भाग गया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब एंड टाइम पे दोनों ये बात कर रहे हैं कि अगर सांप ने नहीं काटा, सांप भाग गया या सांप के डसने के बावजूद बच गई तो क्या होगा। फिर इन्हें लगा कि देखो सास तो बेहोश है, तो पहले गला घोट देते हैं, बाद में सांप देख लेंगे, काट लिया तो ठीक है। तो तय यही होता है। इसके बाद बहू और उसका प्रेमी दोनों मिलकर अपनी बेहोश सास का मुंह और नाक तकिया से दबा देते हैं। दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नब्ज़ नहीं चल रही है, मर चुकी है वो, तो दोनों वो बैग जिसमें सांप था जहरीला अपनी सास के कमरे में ला कर रखते हैं और बैग को खोल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब प्रेमी घर से निकल जाता है, अल्पना अपने दूसरे कमरे में। रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह अचानक अल्पना की चीख अड़ोसियों पड़ोसियों को सुनाई देती है। अल्पना चीखते हुए आती है, कहती है मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया है और घर के अंदर मैंने अभी सांप देखा। अब सारे लोग भाग कर आए, देखा। इसी दौरान किसी ने सपेरे को भी बुला लिया। सपेरा आया, सपेरे ने अपने बीन पर घर के अंदर से उस सांप को ढूंढ भी निकाला, उसको पकड़ लिया। अब पड़ोसियों सबकी मौजूदगी में सांप बरामद हो गया। इधर सास बेहोश लगभग पड़ी है। बाद में उसे अस्पताल लेकर गए तमाम पड़ोसी की मदद से। डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब चूंकि सांप पड़ोसियों के सामने पकड़ा गया, सपेरा आया, ये सब सबूत थे, तो ये हुआ कि शायद सास को सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। एक हादसा है। बाद में घर वालों को, रिश्तेदारों को खबर दी गई। सारे लोग आए, बेटा आया असम से, फौजी, ससुर पहुँचे, अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि सांप ने काटा था तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ था। पोस्टमार्टम के बाद अब झुंझुनू जैसे इलाके में ये था कि बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दी थी, पुलिस भी पहुंच गई थी कि सांप का काटा हुआ केस है, सांप का काटा हुआ केस है। तो बड़ा आमतौर पर अगर आप बड़े शहरों से हटें, छोटे छोटे जगहों पे जाएं तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। तो पुलिस और ये सारे लोग भी इसको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं करते। यहाँ पे भी पुलिस ने यही किया। उसने कहा कि सबके सामने सांप पकड़ा, सपेरे का भी बयान दर्ज कर लिया, पड़ोसियों का भी बयान दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 7 महीने बीत गए। 7 महीने के बाद अब इधर पति लौट चुका है ड्यूटी पर। अल्पना फिर से अपने प्रेमी से मिलना शुरू कर देती है। अब तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। पड़ोसियों को भी ये बात पता थी कि इसका एक प्रेमी आता जाता है। ससुर तक भी बात पहुंची। फिर ससुर के ज़रिए बात पति तक पहुंची और कहा कि ये इसके बहू जो है इस तरीके से कर रही है और हमें तो डाउट है कि शायद सास को भी इसने इसी तरीके से कुछ जहर वहर ना दे दिया हो। अब ये बात दिमाग में घुस गई तो ये हुआ कि चलो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही देखा जाए। घर वालों ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से कहा कि हमें डाउट है कि मेरी माँ हादसे में नहीं मरी है, बल्कि हो सकता है उसका कत्ल किया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया। रिपोर्ट तब की थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी सास की मौत दम घुटने से हुई थी। क्योंकि पहले तकिया मुंह पे रखा गया था और नाक पर तो दम घुटने से, अब दम घुटने से हुई तो इसका मतलब है सीधे सीधे ये मर्डर है, 302। साथ में शरीर के अंदर सांप के जहर का पाया जाना भी लिखा हुआ था। लेकिन अब 2 अलग चीज़ें थी, एक दम घुटना और एक जहर का मिलना। लेकिन दम घुटने की बात सीधे सीधे हादसे को नकार रही थी कि ये साजिश हो सकती है। अब जब ये दम घुटने वाली थ्योरी सामने आई खुलकर, तो पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की खामोशी से। अब चूंकि उस घर में और हादसे के दिन सिर्फ अल्पना और उसकी सास थी और कोई था नहीं। पड़ोसियों से और पति के ज़रिए बाकी पता तो चल ही गया कि एक प्रेमी भी है और उसका नाम ये है और ये घंटों बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी। ये पुलिस के पास कंप्लेंट भी आई। पुलिस ने अल्पना के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। 2 जून की रात के सारे कॉल डिटेल निकाले गए, उसके और उसके आशिक मनीष के। करीब 90 कॉल थे दोनों के बीच।
बातचीत। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब थी कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात 90 कॉल, अब तक के सबसे ज़्यादा करते तो ये घंटों बातें थी, लेकिन उस रात 90 कॉल, देर रात तक वो भी, बल्कि अर्ली मॉर्निंग तक भी। तब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने इसके बाद मनीष मीणा को उठाया और उससे पूछताछ की। थोड़ी देर में ही वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, उसने अल्पना के कहने पे ये कत्ल किया था और इसमें अल्पना भी शामिल है और एक और जो उसका साथी था जो उसके लिए जिसने सांप का इंतज़ाम किया था। उसके इस बयान के बाद पुलिस अल्पना को गिरफ्तार करती है। अल्पना शुरू में इनकार करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी हामी भर लेती है। अब पुलिस अल्पना, उसके प्रेमी और उसके तीसरे साथी तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। चार्जशीट दाखिल होती है, लोअर कोर्ट में मामला जाता है, हत्या का मुकदमा बनता है। लोअर कोर्ट को जब पता चलता है कि एक बहू ने अपनी सास को सांप से डसवा के मार डाला, लोअर कोर्ट भी हैरान, कहती है कि ये जो तरीका है कत्ल का ये बड़ा अजीब है और ऐसे तरीक़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए बड़ी सख्ती दिखाते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों हाई कोर्ट पहुँचे, तीनों। हाई कोर्ट में भी जैसे ही पता चला ये कत्ल का मामला है, लेकिन एक बहू ने अपनी सास को सांस से डसवा दिया, हाई कोर्ट भी चौंक उठा। उसने भी कहा कि ये अजीब सा तरीका है कत्ल का, बेल देने से मना कर दिया। अब आखिरी उम्मीद थी इनके पास सुप्रीम कोर्ट। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आता है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, बल्कि 3 इनके जज थे, और जज ये कहते हैं अपने, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया गया है और इसीलिए ये जितने भी मुलजिम हैं, आरोपी हैं, ये ज़मानत के हकदार नहीं हैं। और ये बात किसी और ने कही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली, 3 जजों की ये बेंच बैठी थी इस बेल पर सुनवाई के लिए। और इन तीनों ने ये कहा कि चूँकि जिस तरीके का इस्तेमाल किया इन लोगों ने कत्ल के लिए, वो तरीका इतना ख़तरनाक है कि इनकी सोच को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इनको आज़ादी मिलनी चाहिए या इनको ज़मानत मिलनी चाहिए और इसीलिए जेल में रहे। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने ही बेल खारिज कर दी। तीनों आरोपी, बहू, उसका प्रेमी और एक उनका साथी जिसने सांप लाने में मदद की थी, तीनों जेल में हैं। हालांकि अब प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग हैं। अल्पना जो है वो जयपुर जेल में है, जबकि मनीष मीणा और उसका जो दोस्त है खेतड़ी, ये खेतड़ी जेल में है। तो 2 अलग अलग जेलों में अब आशिक और उनकी माशूक हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये थी कहानी, एक अजीब तरीका जिसमें एक बहू अपने सास को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल करती है। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे लोगों का आज भी जन्मदिन, बर्थडे। एक अब्बास ज़हीर साहब का आज जन्मदिन है, तो अब्बास ज़हीर साहब हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो। ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। और सारू ज़हरा, इन्होंने ये मेल लिखा है और सारू ज़हरा जी, मुझे याद आ गया, हम कभी पड़ोसी हुआ करते थे, तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे आप लोग, और जब भी इंडिया आएंगे ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। और मुझे अच्छा लगा सुनकर कि अब्बास ज़हीर साहब क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को, और अब्बास साहब आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक सालगिरह। इसके अलावा पूजा बरजातिया जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। आपके जो पति हैं रोहित बरजातिया जी ने स्पेशली भेजा है आपको विश करने के लिए, तो आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। मोनिका त्यागी हैं, हालांकि इनका जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, बट इनकी माँ अनमोल त्यागी ने भेजा है कि आप विश कर दें एडवांस में, तो मोनिका हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अरमान ज़ाकिर हैं और इनका भी जन्मदिन है, तो अरमान साहब हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद ज़ाकिर इनके जो फादर हैं उन्होंने भेजा है। अभिषेक सिंह चांब्याल हैं, इनका भी जन्मदिन है लेकिन 10 अक्टूबर को है, पर उन्होंने कहा कि आज ही विश कर दीजिए, तो अभिषेक साहब एडवांस में हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा निमाई चरण हैं, इनका भी जन्मदिन है और सुब्रत कुमार ने भेजा है, तो निमाई साहब आपको भी हैप्पी बर्थडे, आप भी हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा स्वाति कानून गो हैं, क्राइम तक फैमिली मेम्बर, इन्होंने लिखा है कि सुष्मिता बनर्जी की स्टोरी सुनना चाहती हैं, तो जल्दी सुनाता हूँ स्वाति जी आपको, नाम आपका अच्छा है, कानून गो। साजिद वाडवाला है, यश सिंह हैं, और यश सिंह थैंक यू, इनके पापा जो हैं वो क्राइम तक की कहानियाँ बड़े शौक से सुनते हैं, तो अच्छा लगा सुनकर, उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा। इसके अलावा सागू झा हैं अहमदाबाद से, और ये मायन सिविलाइजेशन की कहानी सुनना चाहते हैं, और भी कहानी इन्होंने कहा है, मम्मी पापा इनकी कहानी सुनते हैं, फ़ैन है, थैंक यू वेरी मच, उनको भी मेरा नमस्ते कहिएगा। इसके अलावा कुमार निजामपुरकर हैं, जोशी अभयंकर हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, और मैं ये सुना चुका हूँ, आपको इसी क्राइम तक की लिस्ट में मिल जाएगी कुमार साहब। मिर्ज़ा फ़ुरक़ान हैं, अमृता हैं, और
ग्राम स्टेन उड़ीसा वाली जो इंसिडेंट हुआ था उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, और अमृता की मम्मी जो है वो कहानी की फ़ैन है, सुनती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच अमृता, और अपनी मम्मी को भी मेरा नमस्ते प्रणाम बोलिएगा। इसके अलावा सुबोध शर्मा है, और ये नक्सल अटैक जो छत्तीसगढ़ में होता है वो कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। अभिषेक केडिया है, इनका एक सवाल था कि हिरासत और गिरफ्तारी में क्या फ़र्क होता है। ये शायद कल के ऊपर इनका आया कि पहले हिरासत में ये कुछ मामले आए थे जिसमें हिरासत में है फिर गिरफ्तार नहीं हुए। बड़ा सिंपल सा है इसमें अभिषेक साहब। हिरासत मतलब ये कि जहाँ पे आप ऑफिशियली अरेस्ट डिक्लेयर नहीं करते, मतलब आप किसी को घोषित तौर पर आप नहीं दिखाते हैं कि हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जब तक पुलिस कस्टडी में है या पुलिस में, जैसे अगर मुझे पुलिस ने बुलाया थाने, मैं चला गया, अब उसने मुझसे पूछताछ किया, ये पुलिस के ऊपर है, मुझसे 1 घंटे तक पूछताछ करे या 10 घंटे तक पूछताछ करे, लेकिन वो 10 घंटे बाद फिर मुझे कहती है कि आप जाइए, कल फिर आप आइएगा, आगे की पूछताछ करनी है, तो वो हिरासत नहीं है। मतलब एक तरह से हिरासत है, पुलिस ने बुलाया है लेकिन मुझे अरेस्ट नहीं किया है, मुझे जाने भी दे रही है, फिर वापस बुलाती है, फिर कभी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब आप अरेस्ट करते हैं तो कई कानून बीच में आ जाता है। अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जब किसी को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अदालत को बताना पड़ेगा कि हमने इस शख्स को इस जुर्म में गिरफ्तार किया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को अदालत में ले जाकर पेश करना पड़ेगा, ताकि अदालत की इजाज़त से उसकी पुलिस कस्टडी ली जा सके या फिर जुडिशल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब जो भी एजेंसी पकड़ती है आप उसकी हिरासत में रहेंगे। जैसे एनसीबी ने पकड़ा था आर्यन खान को, तो एनसीबी के दफ्तर में एनसीबी की हिरासत में रहेगा। और जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है कि जब पुलिस हिरासत खत्म, तो जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है कि अब आप सीधे जेल जाइए। और पुलिस कस्टडी हमेशा मैक्सिमम 14 दिनों के लिए होती है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं दी जा सकती पुलिस कस्टडी। और ये 14 दिन भी एक साथ कम मिलते हैं, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन। जैसे एनसीबी के आर्यन खान के केस में पहले दिन 1 दिन का मिला, फिर 3 दिन का मिला। लेकिन जुडिशियल कस्टडी हमेशा 14 दिन के लिए कहा जाता है कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 दिन तक आप न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहेंगे। जैसे इसी फिर एग्जांपल देता हूँ, आर्यन खान और उसके सारे 8 लोग 14 दिनों की जेसी में भेजा गया, लेकिन 14 दिन ये जेसी में रहेंगे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अगर कल बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई हो गई तो कल भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन जेसी मैक्सिमम मिनिमम जो कहिए आप 14 डेज़ का होता है। पुलिस कस्टडी भी 14 डेज़ का होता है, लेकिन पुलिस कस्टडी एक बार 14 दिन खत्म तो फिर खत्म। लेकिन जेसी 14 दिन हमेशा बढ़ता रहता है, जब तक कि आपके मुकदमे का फैसला ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब आपको शायद ये समझ में आ गया। हिरासत मतलब आपको कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की आप कस्टडी में है, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया गया। और गिरफ्तार मतलब फिर आपको अदालत में पेश करना होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके अलावा विक्रम प्रजापति जी हैं मिशिगन से। जोसेफ फ्रिट्ज की कहानी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो सुनना चाहते हैं। तो विक्रम साहब, मैं ये भी जल्दी सुनाता हूँ आपको। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।